गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। हम लोग एनसीईआरटी की क्लास 6 की पुस्तक पढ़ रहे हैं, इंडियन पॉलिटी, बिल्कुल बेसिक से। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1। हम लोग लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व स्टार्ट करेंगे। ओके, इस पाठ में आप लोकतांत्रिक सरकार के कामों को प्रभावित करने वाली कुछ मुख्य बातों के बारे में पढ़ेंगे। इनमें लोगों की भागीदारी, समस्याओं का समाधान, समानता एवं न्याय के विचार शामिल हैं। ये सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल बनाते हैं। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था ना हो तो क्या होता होगा। आइए इसे जानने के लिए दक्षिण अफ्रीका में रहने वाली माया की कहानी पढ़ते हैं। ओके, दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियों के लोग रहते हैं। श्वेत, गोरे, अश्वेत, काले और जिनकी त्वचा का रंग सांवला है, जैसे भारतीय। जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिण अफ्रीकी लड़की माया नायडू एक दिन पुराने बक्सों की सफाई करने में अपनी मां की मदद कर रही थी। उसे एक रजिस्टर स्क्रैप बुक मिला जो अखबार की कतरनों और तस्वीरों से भरा हुआ था। उसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थीं। माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी माँ से पूछा तो उसे पता चला कि उसका नाम था हेक्टर पीटरसन। उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। माया को बड़ा झटका लगा। उसने पूछा, क्यों? माया की मां ने समझाया कि दक्षिण अफ्रीका पहले रंग भेद कानून से शासित था। रंग भेद का मतलब है त्वचा, चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना। अब सोच लीजिए फ्रेंड्स, मतलब भेदभाव का तरीका भी, भेदभाव भी करते हैं इंसान, तो कम ज़्यादा, किसी को कम दे दो, ज़्यादा दे दो, है ना। अलग अलग तरीके होते, लेकिन ये एक अजूबा टाइप का तरीका अलग है कि रंग भेद, है ना। अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में पहले रंग भेद कानून था। रंग भेद का मतलब है त्वचा, चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना, और कानून था, सरकार ने ये कानून बनाया था। अब देख लीजिए, दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियां इसी आधार पर अलग अलग समूहों में बटी हुई थी। वहाँ के कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत, भारतीय एवं अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी। विभिन्न प्रजातियों के लोग ना तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और ना ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रंग भेद कानून के तहत जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की माँ की आवाज़ में बड़ा गुस्सा था। उन्होंने बताया कि श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग होते थे और अस्पताल की गाड़ियां भी। श्वेत लोगों के लिए जो अस्पताल की गाड़ियां थीं वे ज़रूरत के सामानों से सुसज्जित होती थीं, जबकि अश्वेत लोगों के लिए जो गाड़ियां थीं उनमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं। उनके लिए रेल एवं बसें अलग होती थीं। यहाँ तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग होते थे। यानी दक्षिण अफ्रीका देश में बहुत तरह के लोग थे। गोरे थे, काले थे, मिले जुले, जैसे भारतीय है ना, सांवले, वो तो विभिन्न प्रजातियों के लोग थे। तो वो कानून वहाँ बना हुआ था, रंग भेद का कानून था कि काले के लिए अलग कानून थे, अलग बसें थी, अलग हॉस्पिटल्स थे, अलग गाड़ियाँ थी। वाइट्स के लिए अलग हॉस्पिटल्स थे, अलग रेल थे, अलग अलग बसें थी, अलग गाड़ियाँ थी। तो इस तरह का वहाँ कानून बना हुआ था। अश्वेत लोगों को वोट देने की इजाज़त नहीं थी। देश की सबसे अच्छी ज़मीन श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी, यानी रिजर्व श्वेत गोरे लोगों के लिए सबसे अच्छी ज़मीन श्वेत वाइट लोगों के लिए थी, और अश्वेत लोगों को खेती के लिए सबसे घटिया ज़मीन मिलती थी। इससे पता चलता है कि अश्वेत लोगों एवं भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था। उनके साथ भेदभाव किया जाता था। दक्षिण पश्चिमी हिस्से में एक शहर था सोवेटो,
अफ्रीका कंट्री के दक्षिण पश्चिम यानी साउथ में, है ना, दक्षिण पश्चिम में एक शहर है स्वेटो, जहाँ सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे। हेक्टर पीटरसन वहीं रहता था। वहाँ के श्वेत लोग अफ्रीकांस भाषा बोलते थे, है ना, गोरे, वहाँ के गोरे लोग अफ्रीकांस भाषा बोलते थे। हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों पर इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था, जबकि उसकी माँ बता रही है माया को, है ना, वो लोग साफ़ सफाई कर रहे हैं तो एक बक्सा में बहुत सारे कतरन मिलते हैं, पेपर के कट्स मिलते हैं। तो वो माया अपनी माँ से पूछती है और माँ स्टोरी बता रही है माया को कि एक हेक्टर पीटरसन नाम का लड़का था जो वहाँ स्कूल में पढ़ाई करता था स्वेटो शहर में। लेकिन वाइट्स लोग जो थे वो लोग कौन सी भाषा बोलते, अफ्रीकांस भाषा बोलते थे स्वेटो में। लेकिन वो हेक्टर पीटरसन वो अफ्रीकांस भाषा नहीं बोलना चाहता था, है ना, और सारे ब्लैक्स को भी वही भाषा सीखने के लिए जोर दिया जाता था। वे अपनी भाषा जुलू, उसकी भाषा क्या थी, जुलू सीखना चाहते थे। हेक्टर अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकांस सीखने का विरोध कर रहा था। दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोलियां बरसाई। उनमें से एक गोली हेक्टर को लगी और वह मारा गया। यह 16 जून 1976 की घटना है ना। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। अंततः 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। तब से सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाने लगा। यानी कि जब विरोध किया तो उस पर गोली चल गई, है ना, 1976 में वो डेथ कर गया। लेकिन अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस वहाँ का एक पॉलिटिकल पार्टी है, अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस, और उनके नेता नेल्सन मंडेला, हम लोगों ने बुक में पढ़ा है। उन्होंने काफ़ी 20 साल 22 साल जेल में भी बिताए हैं। बहुत फेमस पर्सन है नेल्सन मंडेला। रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। अंततः 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। तब से सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाने लगा, है ना। अश्वेत लोग किस किस तरह से भेदभाव का सामना कर रहे थे इसकी सूची बनाइए। हेक्टर और उसके साथी किस बात के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि उनको एक अफ्रीकांस भाषा ज़बरदस्ती पढ़ाया जा रहा था स्कूल में, है ना, और वो लोग अपनी भाषा जुलू पढ़ना चाहते थे। अफ्रीकांस श्वेतों की भाषा थी, वाइट्स की भाषा थी। क्या सभी लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार होना ज़रूरी है? क्यों? यस, बिल्कुल ज़रूरी है ना, नहीं तो फिर विरोध होंगे, प्रदर्शन होंगे, वहाँ लोग अच्छे से रह नहीं पाएंगे। डेवलपमेंट नहीं होंगे जब लोग शांति से नहीं रहेंगे और किसी चीज़ को प्रेशर में दिया जाएगा, तो वहाँ का जो सामाजिक राजनीतिक डेवलपमेंट है वो बाधित होती है ना। और ये बुक ही का नाम है सामाजिक और राजनीतिक जीवन। तो जब हम किसी चीज़ को प्रेशर में बनाते हैं, आज़ादी नहीं देते हैं, उनको अपने से काम करने की छूट नहीं मिलती है, तो वहाँ पर दबाव महसूस करते हैं लोग। जब दबाव महसूस करेंगे तो फिर वहाँ विरोध होंगे, और जब विरोध होंगे तो वहाँ पर शांति नहीं रहेगी, और शांति नहीं रहेगी तो अल्टीमेटली डेवलपमेंट उस एरिया का नहीं होगा, है ना, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार के लोकतांत्रिक होने का हमारे लिए क्या मतलब है। देखते हैं। भागीदारी। हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं? आपने पिछले पाठ में पढ़ा ही है कि लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं। चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। ये प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं। यह मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की ज़रूरतों और मांगों को ध्यान में रखेंगे। ऑब्वियसली, है ना। भागीदारी, लोकतांत्रिक होने का क्या मतलब, हमारे लिए क्या मतलब है, यानी कि हम हर इंसान भाग लेता है ना। जब चुनाव होते हैं तो हर इंसान वोट देता है। वोट देकर अपने एरिया का क्षेत्र रहता है, विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र, वहाँ से अपने प्रतिनिधि को सदन में भेजता है ना। कुछ अखबार देखिए और उनमें दी गई चुनाव की खबरों पर चर्चा कीजिए।
एक निर्धारित समय के बाद चुनाव होते रहने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है, ताकि सरकारें अपना काम अच्छे से करें। नहीं तो फिर एक राजतंत्रीय प्रणाली यानी वन पार्टी पॉलिटिक्स जैसे चाइना वगैरह में हो जाए तो मनमानी ही होते हैं। वहाँ बहुत सारे ह्यूमन राइट्स के प्रॉब्लम होते हैं, है ना, प्रेशर पब्लिक में बनता है। कुछ सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है। एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना तभी संभव है जब लोग उसे बार बार चुने। चुनाव का समय लोगों के लिए वह घड़ी है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है ना। हर 5 साल में हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, है ना। चुनाव में कभी सरकारें बदलती हैं, कभी वही सरकारें रह जाती हैं। तो ये बार बार होते रहना चाहिए। क्यों? तभी ना पता चलेगा कि काम कैसा हो रहा है। ये लोग महसूस करते हैं कि हाँ, अगर सरकारें चेंज होती है तो लोग समझते हैं कि काम अच्छे नहीं हुए होंगे। सरकारें नहीं चेंज होती तो समझते हैं कि वो काम सरकारें अच्छी कर रही हैं। और ये होते रहना चाहिए, है ना। इससे क्या होता है कि लोग सरकार पर कंट्रोल रखते हैं, नियंत्रण रखते हैं। वो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपने को उसको लागू करवाते हैं ना। अपनी ज़रूरतों को अपने कानून बनवाते हैं, उसे लागू करवाते हैं। भागीदारी के अन्य तरीके और किस तरह से हम लोग भागीदार बन सकते हैं हमारे गवर्नमेंट फॉर्मेशन में, है ना। राजनीति में चुनाव 5 वर्ष में एक बार होते हैं। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों में लोगों के भाग लेने के और भी कई तरीके हैं। बिल्कुल बहुत तरीके हैं। दबाव बनाते हैं हम लोग सरकार के कोई भी डिसीज़न को हटाने के लिए। जैसे एक एग्जांपल प्रोटेस्ट वगैरह होता है ना। ये बॉक्स पढ़ते हैं, इंटरेस्टिंग है। हाल बुरा नहीं है। ज़रूर पास के किसी गांव में नल से पानी आ रहा होगा। यहाँ किस पर सहमति या असहमति प्रकट की जा रही है? संपादक के नाम चिट्ठी। पोस्टरों पर रोक लगे। दीवार पर लगे पोस्टर किसी भी शहर की सुंदरता को खराब करते हैं। कई बार पोस्टर महत्वपूर्ण स्थानों एवं साइन बोर्डों पर चिपका दिए जाते हैं। यहाँ तक कि सड़क के नक्शों पर भी इन्हें चिपका दिया जाता है। सभी राजनीतिक दलों को चाहिए कि वे इस तरह के पोस्टरों पर रोक लगाने के लिए सहमति बनाएं। महेश कपासी, दिल्ली, है ना। कार्रवाई। यह चिंता का विषय कि भारत में बाघों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। जंगल चोर उनका शिकार करके उन्हें मार रहे हैं। यह काम वे उनकी खाल पाने के लिए कर रहे हैं। सरकार ने इस मुद्दे को पूरी गंभीरतापूर्वक नहीं लिया। सरकार को इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। जंगल चोरों को गिरफ्तार करना चाहिए और बाघों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों को लागू करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले 10 सालों में बाघ विलुप्त प्राणी हो जाएंगे। सरकार बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा अवश्य दे। तो ये क्या चीज़ है? ये दबाव बनाने का तरीका है ना। पेपर्स वगैरह में लोकतंत्र में लोकतंत्र का चौथा 4th स्टेज बताते हैं हम जनरल्स को, मीडिया को, है ना। तो मीडिया भी कहीं कुछ गलत होता है तो वो अपने पेपर्स में संपादक छापते हैं, तो उससे सरकार पे दबाव बनता है और उससे दबाव बनने से सरकार अपने डिसीज़न को सही करती है। तो ये इस तरह से दबाव बना करके सरकार के डिसीज़न को हम लोग एक तो सरकार को हम लोग चुनाव के ज़रिए उनको उन पे दबाव बनाते हैं और काम अच्छे करें ताकि वो लोग निर्णय लें, अच्छे निर्णय लें। और दूसरा दबाव बनाते हैं इस तरह से मीडियाज़ वगैरह के ज़रिए। ठीक है, तरीके हैं और भी कई तरीके हैं, है ना। लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया था तो लोगों ने अपना विरोध बहुत ही तीखे रूप में किया। लोगों ने जुलूस निकाले और हस्ताक्षर अभियान चलाए। सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में तर्क दिए, लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसे लोगों की मांग माननी पड़ी और बिजली के बढ़ाए गए दामों को घटाना पड़ा। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि वह आम जनता के प्रति जिम्मेदार है ना। सरकारें लोगों के प्रति जिम्मेदार होती हैं। ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और सरकार को यह समझा सकते हैं कि उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। इन तरीकों में धरने,
जुलूस, सभा करना, जुलूस निकालते हैं, मार्च, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल है। इनके जरिए जो बातें गलत है और न्याय संगत नहीं है उन्हें सामने लाया जाता है ना। जो गलत है, जो सही नहीं है, लोगों के लिए नहीं है, तो वो लोग सरकार पर दबाव बना करके अपने सरकार के डिसीजन को बदल सकते हैं। अखबार, पत्रिकाएं एवं टेलीविज़न भी जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। टीवी में, अखबार में, पेपर में, है ना। जहां यह सच है कि लोकतंत्र लोगों को भागीदारी का मौका देता है, वहीं यह भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता। लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका यह भी है कि वे आंदोलन करें जो सरकार और उसके काम करने के तौर तरीकों को चुनौती दे। दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलनों के जरिए ही हो पाती है। अगर देश के लोग सजग हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाता है, तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत होता है ना। जिस कंट्री के लोग जागरूक हैं और जिस कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा लोग सरकार के फॉर्मेशन में भागीदार है, ज़्यादा से ज़्यादा वोट देते हैं और सरकारें क्या डिसीज़न लेती है उसमें वो अपने राय व्यक्त करते हैं, तो उस देश का जो लोकतांत्रिक स्वरूप है वो और भी मजबूत होता है और भी स्ट्रॉन्ग होता है ना। अल्टीमेटली लोकतंत्र बनाने के पीछे का मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सरकार के फॉर्मेशन में, सरकार के डिसीज़न में, देश को आगे बढ़ाने में उनका भागीदार, हर एक बंदा का भागीदारी होना बहुत ज़रूरी है, हर एक नागरिक की भागीदारी ज़रूरी है। तभी हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम मजबूत होगा। अगली बार अगर हमें शहर, कस्बे या गांव, अगर देश के लोग सजग हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाता है, तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत होता है। अगली बार अगर हमें शहर, कस्बे या गांव की गली से कोई जुलूस गुजरते हुए दिखे तो हम एक क्षण रुक कर पता करेंगे कि जुलूस किस लिए निकाला गया है, उसमें भाग लेने वाले लोग कौन हैं और वे किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि हमारी सरकार कैसे काम करती है। विवादों का समाधान। आपने माया की कहानी में पढ़ा कि कैसे विवादों या समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि एक समूह यह मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है। माया की कहानी को दोबारा पढ़िए। क्या आपको लगता है कि पुलिस द्वारा की गई हेक्टर की हत्या को रोका जा सकता था? कैसे? बिल्कुल रोका जा सकता था। विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। हम लोग दोस्तों हमारे विविधता वाले चैप्टर में पढ़े थे कि विविध संस्कृति, डिफरेंट कस्टम्स, कास्ट, क्षेत्र, है ना, के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं तो एक विविधता है। लेकिन जब यही अलग अलग लोग कभी कभी तालमेल नहीं बिठा पाते हैं तो फिर हिंसा वहाँ उत्पन्न होती है, वहाँ पर लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं, डिस्टर्बेंस उत्पन्न होती है ना। विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं, जिससे अन्य लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे। आइए अपने समाज के कुछ विवादों के बारे में पढ़ें और यह समझें कि सरकार इनके समाधान में क्या भूमिका निभाती है। धार्मिक जुलूस और उत्सव कई बार समस्या का कारण बनते हैं। बिल्कुल, धार्मिक जुलूस निकलते हैं फेस्टिवल्स में, कितने सारे प्रशासन को अपने ट्रूप्स, है ना, अपने गार्ड्स और अपने फोर्स को खड़े करने पड़ते हैं ताकि किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा ना हो। उदाहरण के लिए धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकले, यही कई बार विवाद का कारण बन जाता है। कई बार हिंसा भड़कने का खतरा रहता है। कभी कभी जुलूस के लोग उत्तेजित हो जाते हैं, कभी
लोग जुलूस पर पत्थर फेंकने या उसे रोकने की कोशिश कर सकते हैं। सरकार, खासकर पुलिस, ऐसे मौक़ों पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुलिस की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होती है कि आपस में टकराव की स्थिति न पैदा हो, हिंसा न भड़के। वह सभी पक्षों को एक जगह बिठाकर बात करवाती है ताकि विवाद का समाधान निकल सके, है ना। भारतीय संविधान में बुनियादी नियम और कानून दिए गए हैं। रोकने की कोशिश कर सरकार, खासकर पुलिस, ऐसे मौक़ों पर, है ना, जुलूस वगैरह पुलिस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए ताकि टकराव पैदा ना, हिंसा ना भड़के, और एक जगह दोनों पक्षों को एक जगह बिठाकर विवाद का समाधान करती है। भारतीय संविधान में बुनियादी नियम और कानून दिए गए हैं। ये कानून सरकार और लोगों के लिए है, सबको इनको मानना पड़ता है। विवादों का समाधान इन्हीं कानूनों के आधार पर होता है। नदियाँ भी कई बार विवाद का कारण बन जाती हैं। कभी कभी फेस्टिवल्स बनते हैं तो कभी कभी नदियाँ भी विवाद का कारण बनती है। कैसे, देखते हैं। कुछ नदियां एक से अधिक राज्यों से होकर गुजरती। जिन राज्यों से नदी गुजरती उनके बीच में नदी के पानी का बंटवारा विवाद का कारण बन जाता। उदाहरण के लिए आपने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रहे विवाद के बारे में सुना होगा। बिल्कुल, हम लोग कावेरी नदी का विवाद सुन रहे हैं ना, कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक के कृष्णा राज सागर बांध, है ना, कृष्णा राज सागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई का काम आता है। कहाँ? कर्नाटक में। आप कैसे याद रख सकते हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट है। आप कहीं पर आंसर राइटिंग में ये वर्ड यूज़ कर सकते हो। का से कर्नाटक है तो कृष्णा राज बांध हो गया, सागर बांध। पानी कई जिलों में सिंचाई के काम में आता है। इस पानी से बेंगलुरु शहर की ज़रूरतें भी पूरी होती है। कर्नाटक की राजधानी। तमिलनाडु के मेटूर, तमिल माँ है यहाँ पर, तो यहाँ मेटूर है। बांध में भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है ना। तमिलनाडु में मेटूर बांध है और कर्नाटक में कृष्णा राज सागर बांध। वहाँ सिंचाई का दोनों का काम होता है। देखिए, ये कावेरी नदी है। पिछले 30 सालों में दो राज्यों के बीच विवाद का मुद्दा रहने के बावजूद कावेरी शांत भाव से बहती रहती है। अब भाई नदी को क्या पता कि लोग इतना मेरे पानी के लिए लड़ रहे हैं। दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं। कर्नाटक का कृष्ण राज सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है और तमिलनाडु का मेटूर बांध नदी के निचले छोर पर है। मेटूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्णा राज सागर बांध से पानी छोड़ा जाए। दोनों राज्यों को अपने लोगों की ज़रूरत के लिए भरपूर पानी चाहिए, जो कि नहीं मिल पाता। इससे विवाद उत्पन्न होता है। तब राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा हो जाए। समानता एवं न्याय, है ना। तब इस प्रॉब्लम में सरकार यहाँ पर कार्य करती है ताकि यहाँ पर बहुत सारे टाइम टू टाइम सरकार ने मीटिंग्स किए हैं, है ना, ट्रिब्यून्स वगैरह बने हैं जहाँ पर डिसीज़न लिए जाते हैं। समानता एवं न्याय। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है उसका न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना, है ना। लोकतंत्र का पहला मुख्य कर्तव्य काम क्या है, कार्य क्या है कि न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना। न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। माया की कहानी में सरकार ने क्या इस विचार का समर्थन किया था कि सभी लोग बराबर हैं? नहीं किया था। डॉक्टर अंबेडकर की कहानी में क्या अस्पृश्यता के व्यवहार से समानता के विचार को ठेस पहुंची? बिल्कुल पहुंची थी। अब वो बताइए, महार जाति के थे, हम लोग अपने दूसरे वाले चैप्टर में पढ़े थे, लेकिन महार थे तो बम्बई प्रांत में उनको कोई भी ठेला वाला, गाड़ी वाला नहीं मिल रहा था। क्यों? क्योंकि वो महार जाति के थे और उनके साथ कितने भेदभाव है। स्कूल के सबसे लास्ट वाले बेंच में सबसे बाहर बैठते थे और पढ़ाई, और फर्स्ट ऐसे दलित थे जो वकील की पढ़ाई और बाहर गए थे पढ़ने के लिए। तो ये सब पेनफुल ना, आप सोच के देखो कितना पेनफुल हो सकता है ये होता है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा पर अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं यातायात, पढ़ाई भी नहीं, हेल्थ भी नहीं, है ना, डॉक्टर भी नहीं देखता था, यातायात की सुविधाओं से वंचित रखा गया। पहले हालत यह थी कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया जाता था। अभी भी आप देख, हमारे बहुत बड़े बड़े
ऐसे ओहदे पर बैठे हुए लोकतांत्रिक पर्सन, उनको भी कभी कभी आप न्यूज़ चैनलों में देखोगे मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो अदर कास्ट के हैं, वो दलित हैं, SC STs हैं। इसलिए मतलब मंदिर एक भगवान का स्पेस होता है, एक वर्शिप स्पेस है, किसी का घर तो नहीं है, वो वर्शिप स्पेस है। क्या भगवान किसी के साथ भेदभाव कर सकता है? आप कभी सोच के देखो, कभी नहीं। लेकिन ये लोग किस तरह के माइंडसेट्स लिए में पैदा हुए हैं। डॉक्टर अंबेडकर, जिनके बारे में आपने पहले पढ़ा और कई अन्य लोगों ने जोर देकर कहा कि यह प्रथा अमानवीय है, न्याय तभी प्राप्त हो सकता है, न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो, है ना। बराबरी का व्यवहार होगा तो ऑटोमेटिक न्याय मिलेगा। अब बराबर ही नहीं है, हम आपसे अलग है, आप मेरे से अलग हो, तो वहाँ न्याय का भी तरीका अलग हो जाएगा। आपके साथ अलग व्यवहार होगा, हमारे साथ अलग होगा। तो ये न्याय और बराबरी, ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। सरकार भी समानता और न्याय की ज़रूरत को पहचानती है और उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जा रहे हैं। जैसे हमारे समाज में यह आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़कों की देखभाल लड़की से ज़्यादा करते हैं। इसका मतलब है कि समाज लड़कियों को उतना महत्व नहीं देता जितना लड़कों को देता है। यह धारणा गलत एवं अन्यायपूर्ण है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, है ना। हमारे सोसाइटी में कभी भी धारणा है कि लड़कों को की देखभाल लड़कियों से ज़्यादा करते हैं सब। लड़का है तो उसे थोड़ा ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती है फैमिली में। अभी कुछ फैमिली में ऐसे दिखते हैं, सब लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसे हमें अधिकतर परसेंटेज फैमिलीज़ में ये दिख जाते हैं। इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए, है ना। सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए हैं जिससे लड़कियां अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सकेंगी। उदाहरण स्वरूप सरकारी स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों की फ़ीस खत्म या कम करने का प्रावधान किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया, सरकार ने काम किया कि स्कूल और कॉलेज में फ़ीस नहीं रहेगी, तो जो पेरेंट्स जो लड़कियों को और लड़कों को स्कूल कॉलेज भेजते हैं, लड़कियों को नहीं भेजते हैं क्योंकि लड़कियों को भी फ़ीस देने पड़ेंगे, तो सरकार ने कर दिया कि लड़कियों को फ़ीस ही ना लगेगी कॉलेज स्कूल में, ताकि पेरेंट्स अपने बच्चियों को भेजें स्कूल, ताकि उनके साथ बराबरी का काम हो, है ना, समानता हो और उन्हें न्याय मिले। तो सरकार इस तरीक़ों से अपने काम करती है। आपके अनुसार फ़ीस घटा देने से लड़कियों को स्कूल जाने में कैसे मदद मिलेगी? बिल्कुल मदद मिलेगी। फ़ीस कम हो जाएंगे, फ़ीस ख़त्म हो जाएंगे, तो स्कूल पेरेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को, क्योंकि पैसे लगते हैं तो पेरेंट्स लड़कियों को नहीं भेजते हैं। कुछ लोग ऐसे करते हैं। हमारी सोसाइटी अभी बहुत आगे बढ़ गई है, अभी बहुत लड़के लड़कियों को दोनों को पेरेंट्स भेजते हैं। लेकिन कहीं कहीं सोसाइटीज़ में अगर संसाधन पेरेंट्स के पास कम है तो वो प्रेफर करते हैं कि लड़कों को आगे करें, लड़कियों को कम फैसिलिटी उपलब्ध कराते हैं, है ना। तो ये चीज़ को ख़त्म करने के लिए सरकार ऐसे कदम उठाती है। क्या आपने किसी के साथ कोई भेदभाव होते देखा है? उदाहरण देकर बताइए कि इस स्थिति में आपने उसकी क्या मदद की। क्या अन्य लोग भी आपसे सहमत थे? जो लोग भेदभाव कर रहे थे उन्हें आपने कैसे समझाया, है ना। सोसाइटी में डे टू डे लाइफ में होता है, ये सारे क्वेश्चंस है। ओके फ्रेंड्स, आज हम लोग 4 चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 5 चैप्टर, कोशिश करूँगी कि आज मैं 6 क्लास की NCERT हम लोग पढ़ लें, फिर कल नेक्स्ट डे हम लोग 7 क्लास के स्टार्ट करें। ओके, देखते हैं कहाँ तक हो सकता है। ओके, थैंक यू सो मच। आप लोग प्लीज़ कमेंट करें, शेयर कर दें वीडियो को, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करें, है ना। ओके, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। थैंक यू सो मच।